बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये क्लियर कर दिया था पूरा का पूरा कि प्रेशर अपन लिक्विड में कैसे निकालते हैं, ठीक है। और लिक्विड भी उसमें अपन ने दो तरीके का ले लिया था बच्चों। एक तो स्टैटिक लिक्विड ले लिया था और दूसरा कौन सा ले लिया था अपन ने, डायनेमिक लिक्विड। तो दोनों केस में अपन ने बच्चों प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। डायनेमिक लिक्विड में अपन प्रेशर कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। डायनेमिक लिक्विड के लिए स्टूडेंट अपन ने दो दो थ्योरम भी पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरी कौन सी पढ़ी थी अपन ने, बर्नौली इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन का अपन ने एप्लीकेशन पढ़ लिए। सॉरी, कंटिन्यूटी इक्वेशन का एप्लीकेशन तो ऐसा कोई खास था नहीं, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन थे जो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्या है, सीट की होगी या फिर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है वो बुक आपने की होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब बच्चों देखिए, इसी सीरीज में अपन नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है और लास्ट जो टॉपिक है वो है अपन का सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन को ये समझना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन होती क्या है, विस्कोसिटी होती क्या है। तो विस्कोसिटी तो अपन स्टूडेंट बाद में देखेंगे, पहले अपन क्या देखने वाले हैं, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये है कि आप लोग साथ के साथ में क्वेश्चन जरूर करते चलें बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोर्ड पर कितना भी आपको करा दूँ उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप लोग, आपके पास सीट यदि हो, ठीक है, तो आप सीट करें। या फिर आपके पास जो भी बुक है नीट वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से यूनिवर्सल बताई हुई है अपन ने, और जेई वाले बच्चे यूनिवर्सल भी कर सकते हैं या फिर एससी वर्मा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव और जो अपन के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको उनको आप कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपन को साथ साथ में क्या प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं करें कि सर ने पढ़ा दिया, आपने वीडियो देख ली घर वालों को बताने के लिए, ठीक है, उसके बाद कॉपी फेंक दी कि मम्मी मैंने तो पढ़ ली। तो ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग सीरियसली पढ़ाई करें यदि आपको तैयारी करनी है तो। और ये मेरी गारंटी है कि आप लोग सीरियसली यदि पढ़ाई कर लोगे तो 100% नीट या जेई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस नीट और जेई में सिलेक्शन के लिए सीरियस होकर तैयारी करना बहुत जरूरी है, और साथ में प्रैक्टिस। थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो देखिए, तो बच्चों आज अपन चलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन पर। तो सरफेस टेंशन को मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि सरफेस टेंशन क्या है। ये मतलब सरफेस टेंशन जो है इस चैप्टर में अपन, इससे एक बात तो अपन को पता लग रही है कि अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब किसके सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये अपन जो अपन का लिक्विड होगा या फिर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड के किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक चीज तो अपन को ये क्लियर होनी चाहिए कि सरफेस टेंशन में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन लिक्विड के सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सरफेस की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस। किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब अपन की बरसात होती है तो जो अपन की ड्रॉप आती हैं, तो मुझे एक बात बताओ आप कि वो जो ड्रॉप अपन की आती हैं बरसात के टाइम पर, वो ड्रॉप की जो साइज होती है, फिर मैं बोलूँ ड्रॉप का जो अपन का आकार होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है या फिर रेक्टेंगुलर टाइप का होता है या फिर वो स्फेरिकल टाइप का होता है। तो आप लोग जब ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको पता लगेगा कि वो जो अपन की ड्रॉप आती है ऊपर से, वो ड्रॉप अपन की किस टाइप की आती है, स्फेरिकल टाइप की आती है। कैसी आती है? स्फेरिकल टाइप की। तो जब स्फेरिकल टाइप की वो बॉल आ रही है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा कि सर ये स्फेरिकल टाइप की ही क्यों आ रही है, ये स्क्वायर टाइप की क्यों नहीं आ रही, या फिर रेक्टेंगुलर टाइप की क्यों नहीं आ रही, या फिर सिलेंड्रिकल टाइप की क्यों नहीं आ रही। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि सर ये जो अपन की ड्रॉप आई है, बरसात की रेन की जो ड्रॉप आ रही है, ये स्फेरिकल टाइप में क्यों आ रही है।
तो बच्चों ये जो अपन की ड्रॉप आ रही है ये स्फेरिकल टाइप में इसलिए आ रही है क्योंकि इसका स्फेरिकल टाइप में आने का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। तो देखो ये जो अपन की स्फेरिकल टाइप में जो बॉल आ रही है उसका रीजन क्या होता है? अपन का सरफेस टेंशन। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सरफेस टेंशन के कारण होता क्या है कि कोई भी अपन की जो लिक्विड की ड्रॉपलेट होगी या फिर लिक्विड जो होगा, उस लिक्विड की जो सरफेस होगी वो हमेशा मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी। अब मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश क्यों करेगी? तो ये आप याद रखें कि माना कि अपन का ये तालाब है, ठीक है, या फिर बाल्टी है, बाल्टी में अपन ने क्या वाटर भर के रखा है। तो देखो वाटर के जो पार्टिकल हैं एक तो कहाँ पर है? फ्री सरफेस पर ऊपर। और देखो अंदर यदि जा रहे हैं तो अंदर भी तो अपन के वाटर के पार्टिकल हैं। तो ऐसा मान के चलो कि फ्री सरफेस पर जो अपन के वाटर के पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी स्टूडेंट अंदर जो अपन के वाटर के पार्टिकल होते हैं उनसे कैसी होती है? ज़्यादा। तो फ्री सरफेस पर जो अपन के वाटर के पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी अंदर वाले पार्टिकल से यदि ज़्यादा होगी तो देखो आपने मैकेनिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कोई भी अपन का ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो हमेशा कौन सी कंडीशन में रहना चाहती है? स्टेबल कंडीशन में। और कोई भी चीज़ बच्चों स्टेबल कंडीशन में कब रहती है? तो कोई भी चीज़ स्टेबल कंडीशन में बच्चों तब रहती है जब उस चीज़ की एनर्जी कैसी हो? अपन की कम से कम। कैसी हो? कम से कम। ये बात आप सब अपनी लैंग्वेज में लिखनी है आपको, ठीक है? अभी आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुने। तो दोबारा से सुनो कि ऐसा आप मान के चलो, मान के क्या चलो ऐसा होता है, ठीक है? प्रैक्टिकली ये निकाला हुआ है, ठीक है? कि सरफेस पर जो अपन के लिक्विड के पार्टिकल होंगे स्टूडेंट, उन लिक्विड के पार्टिकल की जो एनर्जी होगी अपन की वो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होंगे उनसे कैसी होती है? ज़्यादा। तो सरफेस पर जो अपन के लिक्विड पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी यदि ज़्यादा होगी और अंदर वाले की कैसी होगी? कम। इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, स्टेबल कंडीशन में रखना है, तो मुझे उन पार्टिकल की एनर्जी कैसी रखनी पड़ेगी? मिनिमम रखनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताओ सरफेस को यदि मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो बताओ जो एनर्जी है वो मिनिमम कब होगी? वो एनर्जी मिनिमम तभी तो होगी जब सरफेस पर अपन के कम से कम क्या हो? पार्टिकल हो लिक्विड के। क्योंकि सरफेस वाले लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी कैसी होती है? ज़्यादा। तो कम से कम यदि सरफेस पर अपन के पर पार्टिकल होंगे तो बताओ टोटल एनर्जी जो होगी सभी पार्टिकल की वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये अपन को पता है कि कोई भी चीज़ अपन की स्टेबल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होती है बच्चों? तब उस चीज़ की एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम। ठीक है। अब देखो अपन को सरफेस पर कैसे पार्टिकल रखने हैं? मिनिमम। तो बताओ मिनिमम पार्टिकल कब होंगे सरफेस पर? जब उस सरफेस का एरिया कैसा हो जाएगा अपन का? मिनिमम। भाई जगह कम होगी, एरिया कम होगा तो उस एरिया पर पार्टिकल भी कैसे आएंगे? मिनिमम। अब एरिया पर पार्टिकल मिनिमम आएंगे तो उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वो सरफेस कैसी हो जाएगी अपन की? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी। ठीक है। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप याद रख लो कि किसी भी दिए गए वॉल्यूम के लिए भाई आपको कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का एक वॉल्यूम दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इस दिए गए वॉल्यूम का एरिया कौन सी शेप के लिए सबसे कम हो सकता है? रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, ठीक है, सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप। तो ये जो अपन निकालते हैं तो प्रैक्टिकली अपन को मिलता है कि किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम एरिया होगा वो कौन सी वाली शेप के लिए होगा? स्फेरिकल शेप के लिए। तो देखो जो रेन की जो ड्रॉप अपन की आ रही है स्टूडेंट, वो रेन की ड्रॉप मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखनी है उनकी सरफेस को। तो मुझे बताओ एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम से कम। तो जो रेन की ड्रॉप आ रही है उसका जो गिवन वॉल्यूम है अपन का, उस गिवन वॉल्यूम का मुझे क्या करना है? सरफेस एरिया मिनिमम करना है। क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो सरफेस पर पार्टिकल भी कैसे होंगे अपन के? मिनिमम। तो बताओ सरफेस एरिया मिनिमम यदि करना है गिवन वॉल्यूम का तो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने बताया उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी मेरे हिसाब से क्लियर हुई होंगी। आगे भी अपन इस पर क्या काफ़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सरफेस टेंशन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूँ। इधर देखिए, अपन के दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक तो होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। इसको अच्छे से समझें एक बार आप। सरफेस टेंशन पर जाने से पहले अपन इन दो टाइप के फोर्स को पढ़ रहे हैं। तो एक तो होता है अपन का कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स।
तो देखिए बच्चों, अपन दो टाइप के फोर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक होता अपन का कोएसिव फोर्स और दूसरा होता अपन का एडेसिव फोर्स। तो बच्चों, कोएसिव फोर्स क्या होता है? देखो, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ सेम मटेरियल इज नोन एज कोएसिव फोर्स। सेम मटेरियल के दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कोहेसिव फोर्स। याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे काम की, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना? कंसेप्ट वाली बात है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये कंटेनर है अपन का, और इस वाले कंटेनर में मैंने क्या है, ये लिक्विड भर के रखा है। तो ये माना कि अपन के लिक्विड के पार्टिकल हैं, तो इन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्योंकि कंटेनर में स्टूडेंट बच्चों, जो मैंने लिक्विड भर के रखा है वो क्या है? सेम है। या तो वाटर है, मतलब ये दोनों पार्टिकल किसके हैं? वाटर के। तो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। तो मेरे हिसाब से आपको कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि लिक्विड के सेम पार्टिकल, मतलब सेम मटेरियल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। सेकंड देखो, एडेसिव फोर्स। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज नोन एज एडेसिव फोर्स। देखो, ये माना कि एक मटेरियल है अपन की, और ये वाली दूसरी मटेरियल है, या फिर एक लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है। ये एक लिक्विड का पार्टिकल है, ये दूसरे का है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये वाला, ये फोर्स अपन का क्या है? एडेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे कि ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसा ही है जैसे कि केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है, इस तरीके का ये चैप्टर है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा। अब देखो, अपन मरकरी जो होती है, मरकरी क्या है? बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी। मरकरी को जो अपन किसी ग्लास के फर्श पर गिराते हैं तो आपको पता लगेगा कि मरकरी की एक स्फेरिकल बूंद बन जाती है, ड्रॉप बन जाती है। भाई, ये माना कि अपन का मरकरी है, मरकरी को मैंने एक ग्लास का सरफेस ले लिया, उस पर मैंने क्या है? ड्रॉप करा दिया। तो आप देखेंगे कि मरकरी की जो मैंने ड्रॉप कराया है, वो ड्रॉप इस कांच की या ग्लास की सरफेस पर जाके क्या बन जाती है? एक स्फेरिकल बॉल की तरह बन जाती है। स्फेरिकल बॉल क्यों बन रही है? वो स्फेरिकल बॉल इसलिए बनती है क्योंकि स्फीयर जो होता है उसका एरिया कैसा होता है? सभी शेप में मिनिमम होता है। इसलिए गिवन वॉल्यूम जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए अपना सरफेस एरिया कैसा कर लेता है? मिनिमम। ठीक है, तो देखो, दो अलग अलग अपन की मटेरियल है, एक मरकरी है और एक कौन सा है? ग्लास। तो इन दोनों के बीच में जो अपन का फोर्स लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा अपन का? ये हो जाएगा एडेसिव फोर्स। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये आप लिख लें एक बार। अच्छा, ये लिखने के बाद आप लोग 5-7 लाइन में मैंने जो सरफेस टेंशन के बारे में कंसेप्ट बताए थे आपको वो जरूर लिखें। ठीक है, सरफेस टेंशन का मतलब ये एक लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी चीज, सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा? लिक्विड सरफेस जो होगी वो मिनिमम एरिया एक्वायर करेगी। ठीक है, क्यों करेगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए सरफेस की। ठीक है, अपन ऐसा मानते हैं कि सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है अंदर वाले से। तो सरफेस पर पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सरफेस पर अपन को कैसे पार्टिकल रख रहे हैं? कम से कम पार्टिकल रखने हैं, मिनिमम पार्टिकल रखने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, जिससे टोटल एनर्जी कैसी हो जाए? अपन की मिनिमम हो जाए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए। ठीक है, ये सब लिखना है आपको खुद से। और उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं कि रेन की जो ड्रॉप आती है वो कैसी शेप में आती है? स्फेरिकल शेप में आती है। स्फेरिकल शेप में क्यों आती है? लिख लेना, क्योंकि गिवन वॉल्यूम जो होता है किसी भी लिक्विड का, उसका मिनिमम एरिया कौन सी शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में। इसलिए वो कौन सी वाली शेप में आती है? स्फेरिकल शेप में। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपने शायद ये प्रैक्टिकल नहीं किया होगा पर आप कर सकते हैं ये वाला प्रैक्टिकल खुद भी घर पर। जो अपन की निडल होती है, सुई, उसको यदि आप धीरे से लिक्विड पर रख देंगे, लिक्विड के सरफेस पर, तो आपको पता लगेगा कि वो क्या करती है? तैरती है, वो डूबती नहीं है। वो जो निडल होती है उसको यदि आप बहुत धीरे से यदि अपन किस पर रख देंगे? लिक्विड सरफेस पर रख देंगे बच्चों, तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी, वो डूबेगी नहीं। तो मुझे कोई बता सकता है कि धीरे से जो अपन निडल को लिक्विड सरफेस पर रख रहे हैं तो वो फ्लोट क्यों कर रही है?
भाई निडल है तो निडल का तो नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा, एम जी। तो उस एम जी के कारण तो क्या करनी चाहिए थी अपन की, डूबनी चाहिए थी, पर वो डूबती नहीं है, क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों करती है? तो देखो वो जो एम जी होता है निडल का, उसको बैलेंस कौन करता है अपन का, उसको बैलेंस करता है अपन का सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आता है वो। ठीक है, तो ये एक दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लें। एक नोट डाल के लिख लो, मैं लिखा रहा हूं, लिखो। द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल those who are on the surface, those who are on the surface of liquid is greater than the particle those who are inside in the liquid. नोट नंबर 2 लिख लो। For equilibrium, energy of the system should be minimum, अगला नोट लिख लो इसी में ही। ड्यू टू दिस complete system try to acquire, due to this complete system try to acquire the minimum energy, for minimum energy, for minimum energy the liquid surface, the liquid surface try to acquire a minimum surface area, a minimum surface area for a given volume. अगला टॉपिक डाल लेना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन। देखो आप लोगों को ये बातें याद होनी चाहिए, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है ये। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, देखो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखो सरफेस टेंशन is a characteristic property of a particular liquid, अगला पॉइंट लिखो, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन area of liquid surface will decrease, area of liquid surface will decrease, अगला पॉइंट लिखो, लिखो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन the property of liquid, the property of liquid surface to remain minimum surface area, to remain
मिनिमम सरफेस एरिया तो आपको कितनी बातें याद रहनी चाहिए? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपको याद रहना चाहिए। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। किसी पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। तीसरी बात, सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड सरफेस क्या करता है? मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपन को पता है कि सरफेस पर जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी अंदर जो अपन के लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनसे कैसी होती है? ज़्यादा। तो सरफेस सरफेस वाले पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मुझे सरफेस पर मिनिमम पार्टिकल रखने, कम से कम पार्टिकल रखने, जिससे सरफेस की एनर्जी कैसी हो जाए अपन की? मिनिमम। क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ स्टेबल कब होती है? जब उसकी एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि सरफेस, लिक्विड सरफेस अपनी एनर्जी कैसा करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, जिससे वो कौन सी कंडीशन में आ जाए? अपन के इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो वो कब होगी? जब सरफेस का एरिया कैसा होगा अपन का? मिनिमम। क्योंकि सरफेस का एरिया मिनिमम होगा स्टूडेंट, तो सरफेस पर पार्टिकल भी कैसे होंगे? कम से कम। तो पार्टिकल कम होंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है। दूसरी बात और आपको क्या याद रखना है कि कोई भी अपन का लिक्विड जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम का जो एरिया होता है मिनिमम, वो कौन सी वाली शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप लोग क्वेश्चन टाइप में लिख लो, एक लिखो, देखो लिक्विड ड्रॉप, क्वेश्चन टाइप में लिखो, वाई लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप, वाई लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। आंसर लिख लो। फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फेरिकल शेप है मिनिमम सरफेस एरिया, स्फेरिकल शेप है मिनिमम सरफेस एरिया। अब देखो और भी मैं आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि लेडीज जब अपन की नहा के आती हैं तो उनके बाल जब गीले रहते हैं तो बाल कैसे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो नहा के आ जाती हैं तो बालों को आगे करके तौलिया से ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, वो पानी को क्या है हटाती हैं, तब जाके वो बाल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो जब लेडीज नहा के आती हैं तो बाल अपन के पास पास क्यों रहते हैं? गीले रहते हैं तब। तो जो बाल पास पास रहते हैं वो भी किसके किसके कारण रहते हैं? सरफेस टेंशन के कारण। ऐसे आपने जो अपन के ये घरों में कलर करने वाली जो ब्रश आती है उसको देखा होगा, जब वो अपन नई लेके आते हैं जब, तो उसकी जो वो बाल से होते हैं वो कैसे होते हैं? अपन के दूर दूर होते हैं। जैसे अपन उसको कलर में डुबो देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके वो जो बाल से वो क्या है? बहुत पास पास आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण एरिया कैसा होना चाहेगा? मिनिमम होना चाहेगा, जिससे वो कैसे आ जाते हैं अपन के पास पास। तो ये अपन के तमाम तरीका के एग्जाम्पल हैं जो सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको ये सब आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको। देखो आपने ऐसे एक वायर का फ्रेम ले लिया, ये क्या अपन का? वायर फ्रेम। अब इस वाले वायर फ्रेम को आपने क्या है? सोप सॉल्यूशन बना के रखा है। मतलब पानी लिया है, उसमें आपने क्या? साबुन घोल दिया है, और इस वायर फ्रेम को ले जाके साबुन के घोल में क्या है? सोप सॉल्यूशन में आपने क्या है? डुबा दिया है, और डुबा के जब निकाल लिया है तो बच्चों आप देखेंगे कि जब इस फ्रेम को आप सोप सॉल्यूशन में ऐसे डुबा के और निकालेंगे तो इसमें सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, वो लेयर कौन सी अपन की? ये रही, ये रही लेयर। ये किसकी लेयर है? सोप सॉल्यूशन की लेयर है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं इसमें, देखो
अब मैंने इसमें एक थ्रेड लिया है, ठीक है। उस थ्रेड के दोनों एंड को मैंने क्या आपस में कनेक्ट करके रखा है, और उस थ्रेड को मैंने इसमें ऐसे डाल दिया है। ये कौन अपन का थ्रेड, और ये कौन अपन का सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, आप जब इस थ्रेड को इसमें डाल दोगे और कुछ समय बाद जब आप लोग देखोगे तो फाइनल जो आपको कंडीशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी। फाइनल कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी, देखो कि ये जो अपन का थ्रेड होता है ये सर्कुलर शेप में आ जाता है थोड़ी देर बाद में। कौन सी वाली शेप में आ जाता है, सर्कुलर शेप में, ऐसे। अच्छा, ये थ्रेड अपन का सर्कुलर शेप में क्यों आ रहा है, तो थ्रेड सर्कुलर शेप में इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट, जब मैंने थ्रेड को गिराया यहाँ पर तो अपन की सरफेस कौन सी वाली कंडीशन में आना चाहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में यदि आना चाहेगी तो ये अपना सरफेस एरिया कैसा रखना चाहेगी, मिनिमम। कैसा रखना चाहेगी, मिनिमम। तो देखो, ये जो अपन की गिवन लेंथ है, इस गिवन लेंथ के लिए जो मैक्सिमम एरिया होगा, भाई लिक्विड की सरफेस का एरिया मिनिमम कब होगा, जब ये जो थ्रेड है ये ऐसी शेप में आ जाए कि उस शेप का एरिया कैसा हो जाए अपन का, मैक्सिमम। तो थ्रेड की शेप का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो जो गिवन अपन की लेयर है उसका एरिया कैसा हो जाएगा अपन का, मिनिमम। और गिवन लेयर का एरिया यदि स्टूडेंट मिनिमम हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी अपन की, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये जो अपन का गिवन पेरीमीटर के लिए, गिवन सर्कमफ्रेंस के लिए या गिवन लेंथ के लिए जो मिनिमम अपन का एरिया होता है वो मिनिमम एरिया होता है सर्कुलर शेप का। ये सब अपन प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में निकालते हैं, आपको अभी याद रखना है कि गिवन लेंथ के लिए जो मैक्सिमम अपन का एरिया होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। तो ये यदि मैक्सिमम एरिया हो जाएगा तो बचे हुए लिक्विड का जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा अपन का, मिनिमम। और लिक्विड का एरिया यदि मिनिमम हो गया तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो लिक्विड अपन की सरफेस है इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी अपन की, मिनिमम। और ये कौन सी वाली कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ऐसे ऐसा किसके कारण हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये अपन के सारे प्रैक्टिकल हैं, मैंने आपको बताया काफी बार आप अपन से क्या है एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये सब चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो लिख लेना ये वाली बात, आप ये डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा देता हूं, लिखो लिखो फॉर ए गिवन लेंथ और पेरीमीटर, फॉर ए गिवन लेंथ और पेरीमीटर एरिया इज मैक्सिमम फॉर सर्कुलर शेप, एरिया इज मैक्सिमम फॉर सर्कुलर शेप। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है और उसका काम क्या है, वो ये काम कर रही है कि लिक्विड का जो सरफेस है उसका एरिया कैसा करने की कोशिश कर रही है, मिनिमम करने की कोशिश कर रही है, जिससे लिक्विड सरफेस कौन सी कंडीशन में आ जाए बच्चों, वो लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है। अब वो अपन को आना चाहिए कि गिवन वॉल्यूम के लिए जो अपन का मिनिमम एरिया होता है वो किसके लिए होता है, स्फेरिकल शेप के लिए। और गिवन लेंथ या पेरीमीटर के लिए जो मैक्सिमम एरिया होता है वो किसके लिए होता है, अपन का सर्कुलर शेप के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब इस धागे का, इस थ्रेड का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो सरफेस जो लिक्विड अपन की सरफेस बच रही है उसका एरिया कैसा हो जाएगा, मिनिमम। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या कोई, ठीक है। इसको आप लोग बार बार वीडियो पॉज करके बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझें और सोचें। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप लोग सुनते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और फेंक दी कॉपी, हटा हो गया। ऐसा नहीं करें, आप सुन लें उसके बाद वीडियो पॉज करें, उसके बाद सोचें, ठीक है, 10-20 सेकंड के सर ने क्या बोला और ऐसा क्यों हुआ। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है। और सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड सरफेस अपना एरिया कैसा करना चाहती है, मिनिमम करना चाहती है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम एरिया होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और गिवन पेरीमीटर के लिए जो मैक्सिमम एरिया होता है वो किसके लिए होता है, सर्कुलर शेप का, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अच्छा, ये सब मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है, कि सरफेस
सरफेस का ही एरिया मिनिमम क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है बच्चों? मैक्सिमम। और अपन को यदि कोई भी चीज स्टेबल रखनी है तो अपन मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि उस चीज की एनर्जी कैसी होनी चाहिए अपन की? मिनिमम। तो सरफेस की एनर्जी कैसी रखनी है अपन को? मिनिमम रखनी है। उसके लिए सरफेस पर पार्टिकल भी कैसे रखने हैं? मिनिमम, कम से कम। तो सरफेस पर पार्टिकल तो तब कम से कम रह पाएंगे जब सरफेस का एरिया कैसा रहेगा? कम से कम। ठीक है, तो ये अपन का कारण है सिंपली इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। देखो, सरफेस टेंशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए, सरफेस टेंशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन फ्लूइड या लिक्विड है। अच्छा, वाटर का जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो आप लोग लिख लीजिए। वाटर के जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, सरफेस टेंशन को अपन जनरली बताएंगे किससे? एस से। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं किससे बताऊंगा? टी से। चलो आप टी से बता दो। सरफेस टेंशन को मैं बता रहा हूं टी से। तो टी जो होता है वाटर का वो कितना होता है अपन का? 0.075 वो न्यूटन अपॉन कितना? मीटर। ऐसे ही सोप सॉल्यूशन का जो टी होता है वो भी लिख लो आप लोग। सोप सॉल्यूशन का टी होता अपन का 0.03 न्यूटन अपॉन कितना? मीटर। ये न्यूटन अपॉन मीटर अपन की यूनिट कैसे आई ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूं जो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो, आप लोग कभी, आपने कभी सोचा है क्या कि अपन जब कपड़े धोते हैं तो उस पानी में अपन साबुन या फिर डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? बताओ इसका कोई कारण। भाई, पानी में यदि अपन कपड़े धोंगे तो आपने देखा है वो साफ नहीं निकलते हैं, जबकि अपन साबुन या डिटर्जेंट मिला देते हैं तो कपड़े कैसे निकल जाते हैं? अपन के साफ निकल जाते हैं। तो देखो, उसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि देखो, जब अकेले अपन पानी में कपड़े धोते हैं तो बताओ पानी के पास क्या है? सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी है? तो पानी क्या करेगा? अपने पार्टिकल को पास पास रखना चाहेगा, अपना एरिया कैसा करना चाहेगा? मिनिमम करना चाहेगा। बताओ, पार्टिकल यदि पास पास होंगे वाटर के तो वाटर के पार्टिकल अपन के कपड़े में अंदर जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो अपन के कपड़े के अंदर, जो अपन के अपन बोलते हैं कि वो जो डोरा होता है उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो बताओ उसको अच्छे से साफ करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। अब जैसे अपन उसमें साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो क्या है? सरफेस टेंशन को कम कर देता है वो। सरफेस टेंशन यदि कम हो गई तो मुझे बताओ वाटर के मॉलिक्यूल क्या क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। भाई, सरफेस टेंशन का गुण क्या होता है? वो एरिया को कैसे करना चाहता है? मिनिमम करना चाहता है। एरिया मिनिमम का मतलब पार्टिकल कैसे आगे अपन के पास पास आगे। तो जैसे अपन साबुन मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है अपन का? कम। तो सरफेस टेंशन कम होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या दूर दूर हो जाते हैं, तो आसानी से वो कपड़े के अंदर क्या चले जाते हैं और धूल माटी जो भी होती है सब क्या कपड़े में से बाहर आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, आपने देखा होगा कभी सभी अपन कपड़े धोते हैं तो घर पर मम्मी बोलती है कि यार गर्म पानी कर लो, गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ हो जाएंगे। ठीक है, गर्म पानी करते हैं, उसमें क्या अपन डिटर्जेंट मिला देते हैं और देखते हैं यार कपड़े तुरंत साफ हो गए। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी देखो क्या है कि अकेला जब डिटर्जेंट मिला रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या कम तो होता है पर ज्यादा कम नहीं हो पाता है। अब पानी को जब मैं गर्म भी कर देता हूं तो क्या है? सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ क्या है? और घट जाता है। तो एक चीज आपको यह भी याद रखनी है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? घटेगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो सब। ये लिखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे सीट में या कोई एग्जाम में आए हुए। तो टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन क्या होती है अपन की? कम। ठीक है, तो ये तमाम एग्जाम्पल हो गया अपन के। ठीक है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल है पर आपको ये बेसिक बेसिक एग्जाम्पल तो क्या है याद रखने हैं। ठीक है, अभी तक देखो मैंने सरफेस टेंशन की आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पर आता हूं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने एक लिक्विड की सरफेस आपको ली है, ये वाली। ठीक है, लिक्विड सरफेस का मतलब है अंदर अपन की क्या है? ये लिक्विड की क्या है? ये सरफेस लिक्विड है ये भी।
पूरी सरफेस है अपन की लिक्विड की ये वाली, ठीक है ना। मतलब एक परत टाइप में अपन ने ये लिक्विड की सरफेस ले ली। अब मैंने इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींची है ये वाली। अच्छा, ये जो मैंने लिक्विड की सरफेस लिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले ली है वाली। बताओ, इमेजिनरी लाइन यदि स्टूडेंट मैं ले रहा हूं तो मुझे एक बात बताइए कि यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बताओ इस वाली इमेजिनरी लाइन पर दोनों तरफ फोर्स कैसा लगेगा अपन का, सेम। मतलब इधर भी यदि एफ लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा अपन का, एफ। अच्छा, ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन ली है स्टूडेंट, इस इमेजिनरी लाइन की जो अपन की लेंथ है वो मैंने मान रखी है कितनी, एल। तो ये जो लेंथ है इमेजिनरी लाइन की ये कितनी मानी हुई है मैंने, एल, ठीक है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, लिख लो इस पे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो बताओ इस लाइन पर दोनों तरफ फोर्स कैसा होना चाहिए अपन का, सेम, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ फोर्स सेम है तो अपन सरफेस टेंशन किसको बोल रहे हैं, देखो तो सरफेस टेंशन जो होती है स्टूडेंट अपन की, वो सरफेस टेंशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होती है अपन की, फोर्स से डिवाइडेड बाई लेंथ। तो फाइनली जो सरफेस टेंशन होता है वो होगा अपन का ये फोर्स से डिवाइडेड बाई क्या, लेंथ। तो अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, एक इमेजिनरी लाइन माननी है, उस पर अपन को क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो फोर्स कैसा होगा अपन का, दोनों तरफ सेम। तो सरफेस टेंशन यदि मुझे निकालनी है तो सरफेस टेंशन क्या होगी स्टूडेंट, फोर्स से डिवाइडेड बाई लेंथ। ये अपन की सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा देता हूं, तो आप ये डायग्राम बना लें उसके बाद लिखें। लिखो, टेक ए इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, take a imaginary line on the surface of liquid, then the force on the line, then the force on the line per unit length, per unit length is defined as the surface tension of a liquid. अब देखो ये सरफेस टेंशन जो है वो इस लिक्विड की क्या है, खुद की प्रॉपर्टी है। ये जिस भी लिक्विड की सरफेस है उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू अपन को पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन को यदि इस लाइन पर फोर्स निकालना है तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, F इज इक्वल टू क्या है, T इंटू एल। तो मुझे एक बात बताओ कि इस इमेजिनरी लाइन पर यदि बच्चों मुझे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो और इस लाइन की जो लेंथ है वो, उन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख लो, इफ वी वांट टू कैलकुलेट, इफ वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सरफेस। भाई मैंने यहां पर लाइन की बात की है तो बताओ मैं फोर्स इस वाली बाउंड्री पर भी तो निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, ये सरफेस टेंशन इनटू इस बाउंड्री की क्या है, लेंथ। जिस तरीके से मैं इस वाली लाइन पर फोर्स निकाल रहा हूं उसी तरीके से मैं किस पर निकाल सकता हूं, बाउंड्री पर। तो बाउंड्री पर फोर्स कैसे निकालूंगा, जैसे लिक्विड की ये बाउंड्री बन रही है उसका सरफेस टेंशन इनटू बाउंड्री के क्या है, लेंथ। तो लिख लो, इफ वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सरफेस, then surface tension of liquid, then surface tension of liquid is multiply by length of a boundary. अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट है कि इस ये जो फोर्स अपन ने निकाला, तो देखो फोर्स तो कैसी क्वांटिटी होती है अपन की, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो फोर्स अपन का लगेगा ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपन को देखना है। तो देखो ये जो फोर्स अपन का लग रहा है यहां से यदि मैं देखूं तो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन मानी है इसके कैसा लग रहा है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। साथ में ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ये जो लिक्विड सरफेस है उसके अलोंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स
is along the surface of liquid, direction of force is along the surface of liquid and perpendicular to imaginary line. तो दो चीज़ें याद रखनी है कि ये जो फोर्स अपन का लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा मुझे बताओ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, जल्दी से निकालो यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन क्या है लेंथ, तो फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन और लेंथ की क्या है मीटर, तो सरफेस टेंशन की यूनिट हो गई अपन की न्यूटन अपॉन मीटर। बताओ इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, निकाल देना, आप लोग जानते हैं सब लोग। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, घटता है। सरफेस टेंशन में डिटर्जेंट मिला देंगे तो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण होता क्या है, लिक्विड जो होता है वो अपने सरफेस का एरिया कैसा एक्वायर करना चाहता है, मिनिमम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम एरिया क्या होता है, स्फेरिकल। अच्छा गिवन लेंथ के लिए मैक्सिमम एरिया किसका होता है, सर्कुलर का। तो ये सारी बातें आपको जैसे मुझे याद है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको क्या याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो सरफेस टेंशन से स्टूडेंट अपन एक चीज और निकाल सकते हैं बच्चों, वो है अपन की सरफेस एनर्जी। तो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है सरफेस एनर्जी। देखो अपन को एक चीज तो पता है कि जो पार्टिकल अपन के सरफेस पर होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, अपन की ज्यादा। हाँ, सरफेस पर जो पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी जो अंदर जो पार्टिकल है उनसे ज्यादा होगी, पर कितनी ज्यादा होगी वो मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो जैसे कि माना कि अपन का पहले कोई सरफेस है, उसका सरफेस एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, और बाद में माना कि मैंने उसका सरफेस एरिया बढ़ा के कर दिया कितना 4 मीटर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसे जब मैं सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, अपन की बढ़ती है, सॉरी ज्यादा होती है। तो एरिया यदि बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा, तो फाइनली एनर्जी भी क्या करेगी अपन की, इंक्रीज करेगी। अब वो एनर्जी कितनी इंक्रीज कर रही है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने एक प्रैक्टिकल टाइप में किया है, एक मैंने एक वायर का फ्रेम लिया है। ठीक है, और वायर का जो फ्रेम लिया है, इस वायर के फ्रेम में स्टूडेंट ये वाला जो वायर है अपन का कैसा है, मूवे वाला है। ये कैसा वायर है, ये मूवे वाला है ये। अच्छा इस वायर के फ्रेम को मैंने एक सोप सोप सॉल्यूशन लिया है, उस सोप सॉल्यूशन में क्या डिप करा दिया है, और डिप करा के मैंने क्या बाहर निकाल लिया। तो कंडीशन कैसी है अपन की, ये रही। अब देखो सोप सॉल्यूशन में जब मैं डिप करा दूंगा तो ये जो अपन का वायर का फ्रेम है, इस फ्रेम में अपन की एक सोप की क्या बन गई, सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन गई। ठीक है, अच्छा सोप सॉल्यूशन की यदि फिल्म बन गई इसका मतलब क्या है, इस पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा। भाई ये फिल्म बनी है तो इस वाली फिल्म ने अपना एरिया कैसा कर लिया होगा, मिनिमम कर लिया होगा। अब मिनिमम एरिया कर लिया तो किसके कारण किया, सरफेस टेंशन के कारण किया। तो बताओ सरफेस टेंशन यदि है तो बताओ इस पर क्या लग रहा होगा, मूवेबल है तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। बताओ वो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द लिक्विड सरफेस, तो फोर्स इधर लग रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन। अच्छा ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, मैं मान लेता हूं सोप सॉल्यूशन जो है ये सरफेस टेंशन ऑफ क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन टी मैंने मान लिया। अच्छा मुझे बताओ अब ये फोर्स अपन का कितना लगेगा। देखो ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको, एल। अब देखो ये यहां पर बहुत अच्छी बात है समझने वाली, ये आपको पता लगाना है। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो अपन का ये फोर्स लग रहा होगा एफ, इस सरफेस टेंशन के कारण वो कितना लग रहा है बताओ। एक तो मैं बोल रहा हूं टी इंटू एल, दूसरा मैं बोल रहा हूं टी इंटू टू एल, बताओ कितना लगेगा। ठीक है, तीसरा टी इंटू L/2, बोलो कितना लगेगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोर्स बताया था कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड सरफेस कितना लगेगा अपन का, या फिर बाउंड्री या फिर इमेजिनरी लाइन कितना लगेगा, सरफेस टेंशन इनटू क्या होगा, उसे बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, अच्छा बाउंड्री की कौन सी वाली लेंथ लेंगे, बाउंड्री की ध्यान से सुनना वो वाली लेंथ लेनी है जो लिक्विड सरफेस के क्या है, कांटेक्ट में है। जिस बाउंड्री पर मुझे फोर्स निकालना है उस बाउंड्री की लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में जो लेंथ है उसके बराबर मुझे क्या लेनी है, लेंथ। अब देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसा जब अपन वायर फ्रेम लेंगे और उसको सोप सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें दो सोप सॉल्यूशन की फिल्में बनती हैं। अब दो सोप सॉल्यूशन की फिल्म कैसे बनती हैं, माना कि ये फ्रेम है, इसको मैंने डुबाया, प्रैक्टिकली है एकदम, आपको याद रखना है ये।
कि सोप सॉल्यूशन की फिल्म सॉरी वायर फ्रेम यदि ले रहे हैं तो उस पर हमेशा कितने फिल्म बनेंगी सोप सॉल्यूशन की? 2। कैसे बनेंगी? एक तो उस वायर फ्रेम के ऊपर और एक कहाँ पर बनेगी? नीचे। बीच में बहुत कम जगह रहती है जिसमें क्या रहती है अपन की? एयर, जो अपन पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन रही है, 2 फिल्म बन रही है। एक तो किधर है? ऊपर की तरफ, और एक किधर है? अंदर नीचे की तरफ। बीच में थोड़ी-सी क्या है? एयर। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म है उसकी कितनी लेंथ है इस मूवेबल जो अपन की ये मूवेबल जो अपन की इमेजिनरी लाइन है, इस मूवेबल लाइन के कांटेक्ट में कितनी लेंथ होगी? तो देखो, एल लेंथ तो लिक्विड के कौन सी है? ऊपर वाली। और एल ही कौन सी है? नीचे वाली। तो टोटल लेंथ कितनी कांटेक्ट में? 2L में। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टी इंटू कितना? 2L। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। जैसे अपन फ्रेम को कहाँ पे डुबोएंगे सोप सॉल्यूशन में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट? 2 फिल्म बनेंगी, एक तो उस फ्रेम के ऊपर और एक कहाँ पे? नीचे। बीच में अपन का बहुत स्मॉल एरिया रहता है जिसमें क्या रहता है? अपन का बहुत कम जगह रहती है जिसमें एयर रहती है। तो फाइनली अपन की कितनी फिल्म कांटेक्ट में है? इसके 2 फिल्म, एक ऊपर और एक नीचे, एक अपर वाली और एक लोअर वाली। तो उसके कारण टोटल जो लेंथ अपन की कांटेक्ट में है लिक्विड की, वो कितनी हो गई? 2L। एल ऊपर वाली और एल नीचे वाली। अब मुझे बताओ, इधर यदि इस पर T इंटू 2L फोर्स लगेगा तो बताओ किधर जाएगा? इधर जाएगा। यदि मुझे इसको स्टेबल कंडीशन में रखना है तो मुझे इधर कौन अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। कौन रखना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो इधर मैंने कौन अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? T इंटू 2L। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? दूसरी चीज, अब मुझे एक बात बताओ कि ये फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल मैंने लगा दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मूवेबल मूवेबल अपन की लिंक है, इस मूवेबल लिंक को मैं क्या धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना शुरू करता हूं। कैसे? आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब बहुत स्लोली मैं क्या कर रहा हूं, उसको आगे खींच रहा हूं। मतलब ये जो अपन का फोर्स है, ये फोर्स कैसा बना रहेगा? अपन का कांस्टेंट। दोबारा से सुनना, धीरे धीरे मैं इसको क्या कर रहा हूं? खींचना शुरू कर रहा हूं आगे की तरफ। पर वो खींच कैसे रहा हूं? मैं इतना स्लोली खींच रहा हूं कि कंडीशन कौन सी बनी रहती है अपन की? क्वासी स्टैटिक वाली कंडीशन बनी रहती है। तो क्वासी स्टैटिक कंडीशन में क्या होता था? अपन क्या मानते थे? प्रेशर को कैसा लेते थे अपन? कांस्टेंट। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरह इसको मैं क्या कर रहा हूं? स्लोली धीरे धीरे आगे इसको खींच रहा हूं। तो ये फोर्स जो है अपन का, ये कैसा बना रहेगा? अपन का कांस्टेंट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने कंडीशन कैसी कर दी देखो, कि ये अपन की फ्रेम है, फ्रेम में इनिशियल कंडीशन में अपन की ये वाली जो लाइन है, मूवेबल लाइन, वो कहां पर थी? इस वाली जगह पर। इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया। एक्स डिस्प्लेस करके मैं कहां पर ले आया? ये ले आया। तो अपन की जो एक्स्ट्रा फिल्म अपन की बनी, वो एक्स्ट्रा फिल्म और कौन सी बन गई? ये वाली फिल्म और अपन की क्या एक्स्ट्रा बन गई है। ठीक है। अच्छा, ये जो अपन का फोर्स लग रहा है कितना है? T इंटू कितना? 2L। ये अपन का फोर्स लग रहा है। और ये वाली जो अपन को लेंथ दे के रखी है कितनी है? L। मतलब इधर भी अभी भी कितना फोर्स लग रहा है? T इंटू 2L। और ये अपन ने क्या लगा रखा था यहाँ पर? F एक्सटर्नल, जिससे अपन क्या कर रहे हैं? इसको स्लोली खींच रहे हैं। बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, ये जो प्रोसेस है अपन ने यहाँ से और यहाँ तक लाए, ये कैसा अपन का? वेरी स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ये। वेरी स्लो प्रोसेस होगा तो उस वाली कंडीशन में फोर्स कैसा बना रहेगा? अपन का कांस्टेंट। बताओ, अब देखो, इसको यदि मैं यहां से यहां तक लेके आया हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया? वर्क किया है। बताओ, मैंने जो वर्क किया वो कहां पर गया? मैंने जो वर्क किया है इसको यहां से यहां तक लाने में, वो कहां पर गया? बताओ। देखो, वर्क जो मैंने किया है वो कहां पर गया? ये जो लिक्विड सरफेस है इसमें स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। लिक्विड सरफेस में क्या हो गया? अपन का स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में हो गया? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। तो एक लाइन आप लोग लिख लें ये सब बना के, ठीक है। अच्छा, अपनी तरफ से भी आपको लिखना है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज नहीं लिख सकता, बोर्ड बहुत छोटा है। मैं क्या कर रहा हूँ? सरफेस एनर्जी निकाल रहा हूँ। सरफेस एनर्जी कैसे निकाली है? मुझे पता, सरफेस एरिया एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एनर्जी क्या बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी वो मुझे नहीं पता। अब मैंने कितना सरफेस एरिया बढ़ा दिया? पहले इतना था, अब मैंने क्या इतना बढ़ा दिया, मतलब टोटल कितना कर दिया? इतना। तो जब इतना मैंने बढ़ा दिया तो मेरी सरफेस एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई वो मुझे देखनी है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये सब बना के आप लोग एक लाइन लिख लो।
लिखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड in the form of surface energy, in the form of surface energy of extra surface generated। ध्यान से सुनना कि अपन जो वर्क कर रहे हैं वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, किसमें? जो एक्स्ट्रा अपन का सरफेस जनरेट हुआ है उसमें। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो सरफेस जनरेट हो रहा है इसमें क्या है, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में क्या है, स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है वही क्या अपन की इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो देखो फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एनर्जी stored in extra generated surface। चलो वर्क डन कितना होगा बोलो, वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है T इंटू 2L और डिस्प्लेसमेंट कितना अपन का x, तो वर्क डन कितना हो जाएगा फोर्स इंटू क्या अपन का डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली स्टूडेंट अपन का वर्क डन आ गया F की वैल्यू कितनी अपन की T इंटू 2L और अपन का डिस्प्लेसमेंट कितना है x। तो ये अपन का वर्क डन आ गया T इंटू 2LX। ठीक है, अच्छा यही अपन की क्या है, सरफेस एनर्जी। यही क्या अपन की सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो हो गई अपन की वो कितनी हो गई अपन की, सरफेस एनर्जी जो एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस है उसमें कितनी हो गई स्टोर अपन की, T इंटू 2LX। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो यहां से मैं एक चीज और निकाल रहा हूं, ठीक है, एक नई चीज निकाल रहा हूं। वो नई चीज क्या अपन की, देखो मुझे एक बात बताओ कि अभी अपन ने ये वाली फिल्म ली थी और ये अपन का एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है L और ये कितनी है अपन की X। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस है इस सरफेस का एरिया कितना है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब सोप सॉल्यूशन होता है तो उसमें अपन की एक्स्ट्रा जनरेटेड जो सरफेस होती है, सॉरी सोप सॉल्यूशन जो होता है उसमें फ्रेम पर जो फिल्म बनती है उस पर दो फिल्म बनती है, एक तो अपर साइड में और एक लोअर साइड में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है सोप सॉल्यूशन के लिए हमेशा। तो मुझे बताओ दो यदि फिल्म बन रही है तो टोटल एरिया की बात करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों फिल्म का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक फिल्म का कितना है L इंटू एक्स, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2LX। तो मैं जो नई चीज निकाल रहा हूं क्या निकाल रहा हूं, देखो मैं निकाल रहा हूं सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। अच्छा ये सरफेस एरिया में कौन सा ले रहा हूं, टोटल वाला। अच्छा मुझे बताओ सरफेस एनर्जी कितनी है T इंटू 2LX और सरफेस एरिया कितना होगा इसका टोटल, दो सरफेस है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया L इंटू एक्स, तो देखो 2LX से 2LX कट गया, बच कितना रहा है T। इसका मतलब सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है अपन का, सरफेस टेंशन। तो देखो सरफेस टेंशन की मुझे बच्चों यहां से एक और डेफिनेशन मिल गई। सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन क्या मिली, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो लिख लो आप सेकंड डेफिनेशन करके, लिखो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। इसका मतलब सरफेस एनर्जी क्या होगी अपन की, तो लिख लो नीचे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। अच्छा ये सरफेस एरिया कौन सा लेना अपन को, टोटल सरफेस एरिया लेना है। सोप सॉल्यूशन में कितने फिल्म बनती हैं, दो, ठीक है, और नॉर्मल में कितनी बनेगी, एक। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें दिखेगा कि भाई सोप सॉल्यूशन की कितनी फिल्म बन रही हैं, दो।
तो देखो बच्चों, यहाँ से मुझे सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन मिल गई। पहली डेफिनेशन तो कौन सी है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन इमेजिनरी बाउंड्री इज नोन एज सरफेस टेंशन। और दूसरी क्या हो गई? सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, दोनों आप डेफिनेशन याद करें और अच्छे से आज का लेक्चर आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लें। सरफेस टेंशन के बारे में सारी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसकी वो अपन कल देखेंगे। थैंक यू।